विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो शुरुआत राजीव मैं आपके पास सबसे पहले आ रही हूं। राजीव, देखा जाए तो जो पक्ष हारता है फिर वो ईवीएम को ही जो है कहीं ना कहीं उसको ब्लेम करता है, तमाम चीजें कही जाती है। हालांकि इस बीच जो है कुछ आरोप वोट चोरी पर इससे पहले चले गए थे, लेकिन वापस अब विपक्ष अपने ईवीएम वाले आरोपों पर आ गया है। और इस बार आरोप आरजेडी की तरफ से ये कि 25,000 वोट पहले ही ईवीएम में मौजूद थे। उधर जन सुराज कह रहे हैं भाई 10,000 योजना का जो महिलाओं को दिए गए उसका जादू तो चला है, कमाल तो दिखा, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें उसका जो वो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक का पैसा यूज किया गया जो कि बिहार की अलग विकास परियोजनाओं के लिए दिया गया था। अब ये आरोप जीत के बाद अब कितने यहां पर धरातल पर नजर आते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात तो पूजा ये है कि विपक्ष के नेता जो ये बात अब कह रहे हैं नतीजे आने के बाद, ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी ये पैसे जा रहे थे। देखिए, चुनाव घोषित होने से जस्ट पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले। 3 अक्टूबर को फिर डाले, चुनाव घोषित होने से पहले डाले और उसके बाद एक कैलेंडर लागू कर दिया कि 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, ऐसे करके हर हफ्ते शुक्रवार को डाला और उन्होंने एक कैलेंडर जारी कर दिया था। तो ये जो बातें अभी कही जा रही हैं, उस समय चुनाव के वक्त ये विपक्ष के नेताओं को ये पता नहीं था। मुझे बड़ी हैरत है जो अब ये बात कह रहे हैं, और ये सीधे सीधे होता रहा। और चुनाव आयोग की भूमिका इसमें कैसी रही और वो देखता रहा कि ये पैसे है और ये कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। दूसरी बात, जहां तक मुझे याद आता है, क्योंकि इन दिनों मैं उन दिनों मैं बिहार में ही था और जब इस योजना की अधिसूचना जारी की गई तो उसमें ये कहा गया कि इसका शुरुआती जो पैसा है उसको बिहार सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से ही जुटाएगी। अब 14,000 करोड़ का फंड ट्रांसफर हुआ वर्ल्ड बैंक का, कैसे क्या हुआ, बिहार सरकार को किस नाम पे दिया गया, बिहार सरकार ने इसको कैसे दिया, ये एक्सपर्ट्स का काम है और ये चीजें सामने आएंगी। और प्रशांत किशोर आज सुना है 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर के कर भी रहे। देखिए, एक जो कड़वी सच्चाई है पूजा, वो ये है कि ये 10,000 रुपए ने बिहार में एनडीए की सीटों को निश्चित तौर पर बढ़ाया होगा और बढ़ाया है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस 10,000 रुपए की वजह से ही एनडीए ने चुनावी वैतरणी पार की है। अगर विपक्ष का कोई नेता या देश में कोई भी ये आदमी समझ रहा है, तो मेरे देखे अनुसार और मेरी बात से शायद बहुत लोग सहमत होंगे जो चुनाव के समय रहे होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि महागठबंधन बिहार के चुनाव में कहीं पर 20 दिखाई दे रहा था। एनडीए ने बहुत पहले से लीड ले रखी थी और एनडीए के सारे धड़ों में जिस तरह का गठबंधन हुआ था, सीटों का बंटवारा हुआ था, ये विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर एनडीए को जीतना ही था। ये पहले से बिहार में दीवारों पर लिखा हुआ था। ये बात अलग है कि ये मैल प्रैक्टिस में कहता हूं, ये इसको किया गया और चुनाव आयोग अपनी इस पूरी भूमिका के दौरान बिल्कुल मूक दर्शक बना रहा। ये सवाल उठेगा और उठना चाहिए कि ऐसे समय में जब आचार संहिता लागू हो और पैसे दिए जाएं या चुनाव के तुरंत पहले एक हफ्ते पहले, अनाउंसमेंट के एक हफ्ते पहले या अनाउंसमेंट के कुछ घंटे पहले 25-25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए जाएं और चुनाव आयोग की न उस पर कोई प्रेस रिलीज आए न उस पर कोई रिएक्शन आए, तो ये सवाल उठेगा कि ऐसे तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता। अभी बंगाल में बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए जाना, और ऐसा नहीं, झारखंड में भी चुनाव से ठीक पहले जेएमएम ने पैसा डाला था। अब बीजेपी को चुनाव लड़ने जाना है बंगाल में। अब बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है, वो ऑलरेडी 14,400 रुपए महिलाओं के खाते में डाल रही है। उसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। 1,200 रुपए SC/ST की महिलाओं को जाता है और 1,000 रुपए सारी महिलाओं को जाता है। अब वो 2021 से जा रहा है, लक्ष्मी भंडारण योजना शायद उसका नाम है। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी को मालूम है कि फरवरी मार्च में चुनाव होना है, अभी 12,000 को 1,200 को बढ़ा के वो 2,000 कर दें,
तो कहां से लेवल प्लेइंग फील्ड फिर चुनाव, और वो चुनाव से पहले जैसे महाराष्ट्र में एडवांस किस्तें डाली गई एडवांस चुनाव के महीने की भी किस्त, चुनाव के महीने का भी पैसा महिलाओं के खाते में एडवांस डाल दिया गया। वैसे ही अगर ममता बनर्जी जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में 4 महीने का पैसा इकट्ठे डाल दें, 8,000 रुपए 6,000 रुपए, तो कहां लेवल प्लेइंग फील्ड होता है? कहां लड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर चुनाव, और कहां लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, या बीजेपी खुद कैसे लड़ेगी, क्या करेगी? तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये बहुत, इसका मतलब जो शासन सत्ता में है वो चुनाव से 2-4 महीने पहले सीधे सीधे अकाउंट में पैसे डाले और चुनाव जीत जाए। ये स्थिति बहुत भयावह है और ये बहुत गंभीर है। इस पे राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को या सारी व्यवस्था को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये किसी एक दल की बात नहीं है। जब संवैधानिक संस्थाएं कमजोर तरीके से काम करती है तो ये संकट देश के सामने खड़ा होता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है जो बिहार के चुनाव से खड़ा हुआ है। ये कहते हुए मैं कहता हूं कि बिहार में तो एनडीए को जीतना था, लेकिन तब भी ये एक गंभीर सवाल है और विपक्ष के नेता अब इसको उठा रहे हैं। दूसरी बात, ईवीएम, एसआईआर, वोट चोरी, ये सारी चीजें चुनाव से पहले की हैं। नतीजे आने के बाद खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो जाती है। तब हारने के बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हार गए तो आप हार के कारणों में छिपना चाहते हैं। सवाल यह है कि अगर ईवीएम में 25-25 हजार वोट पहले से पड़े हुए थे, तो जब शुरुआत हुई ईवीएम की, जब वहाँ चेक कराया जाता है पोलिंग एजेंट से, सारी चीज़ें होती हैं। जब आप देखिए, सिंपल जितना मैं जानता हूँ, वैसे तो मैं मोबाइल के पूरे फंक्शन नहीं जानता, तो मैं दावा नहीं कर सकता कि ईवीएम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक कॉमन मैन या जो लोग मतदान कर्मी हैं, जो वो बात बताते हैं या पोलिंग एजेंट जो बताते हैं, और जो हमने देखा है, हम भी पोलिंग एजेंट एक आध बार रहे हैं अपने छात्र जीवन में, तो हमने ये देखा है कि जब पोलिंग शुरू होती है तो एक मॉक करके दोनों सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट को दिखाया जाता है कि देख लो भैया सब सही है, इतना आ रहा है, सब लोग ओके करते हैं। फिर पोलिंग होती है। मान लो एक पोलिंग बूथ नंबर 27 है, उसमें 777 वोट पड़े हैं, तो 777 वोट, वो जितने वोटर जाते हैं वोट डालते हैं, पोलिंग एजेंट देखते हैं, बाद में वो 777 के बाद वहाँ पे साइन होता है, फिर ईवीएम सील होती है, फिर ईवीएम खुलती है, तो वो 777 वोट ही वहाँ पर होने चाहिए। और अभी मैंने ही एक स्टोरी की थी पानीपत से, जिसमें ईवीएम में इधर उधर करके हारे हुए आदमी को जिता दिया गया और जीते हुए आदमी को हरा दिया गया था। यह मामला 3 साल तक कोर्ट में, सुपरपंच का चुनाव था, 3 साल तक कोर्ट में चला, ईवीएम को वही सही रखा गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने देश के इतिहास में पहली बार ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट बुला के खुलवाया। जितना वोट पूजा पड़ा था उतना ही वोट निकला। गलती काउंटिंग करने वाले ने की थी, जीतने वाले का वोट हारने वाले पर डाल दिया, हारने वाले का वोट जीतने वाले पर डाल दिया। और यही जब क्लोज फाइट होती है तो जिलाधिकारियों पर यही आरोप आते हैं कि शासन सत्ता के प्रभाव में कम मार्जिन वाली जीत सीटों पर वो इधर का उधर कर देते हैं। ये आरोप हमेशा लगता है, और ये आरोप पानीपत के सरपंच के चुनाव में ये सिद्ध भी हो चुका है कि अगर काउंटिंग करने वाले अधिकारी की नीयत ठीक ना हो तो जीतने वाले को हराया जा सकता है, हराने वाले को जिताया जा सकता है। और यह मामला पानीपत में भी उल्टा हुआ था, लेकिन ईवीएम में पड़े मतों में कोई हेरफेर वहां साबित नहीं हो पाया था। तो ये जितना मैं जानता हूं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग ज्यादा जानते हैं, जिन्हें मैं तो कह दिया, तो मैं तो मोबाइल के फंक्शन पूरे नहीं जानता, तो ईवीएम का खेल कहां तक बता पाऊं। चलिए, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ आपने स्थिति यहाँ पर स्पष्ट कर दी है कि किस तरह की हकीकत जमीन पर जो है वो नजर आ रही है।